हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी पे आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद दोस्तों मैं आपके सामने आज आ रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि क्लासेस काफ़ी बिज़ी रहने की वजह से है ना, मुझे समय नहीं मिल पाता था। लेकिन आज आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आया हूँ दोस्तों, जिसे सुनकर सारे मेरे जितने भी 8, 9, 10 के बच्चे हैं वो घर पर बैठ के अब हमसे आराम से पढ़ सकते हैं। अब मैंने ये अपने लाइफ में डिसाइड किया है कि चाहे मैं ऑफ़लाइन में रहूँ, चाहे आप मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊँ, चाहे मैं ऑफ़लाइन में पढ़ाऊँ, चाहे जैसा मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊँ, तो जैसा मैं ऑफ़लाइन में पढ़ाता हूँ ठीक वैसा ही अब मैं आप लोग के लिए यूट्यूब पे अब रेगुलर बेसिस पे, ठीक है ना, मैं काम करना शुरू करूँगा, ठीक है ना। और हर वीडियोज़ पे आप लोग को एक ज़रूर प्रॉमिस करना है कि आप अपना प्यार ज़रूर दिया कीजिएगा। लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी बच्चों से कि अब एक एक क्लास आपके यूट्यूब पे मैं पूरा का पूरा चैप्टर लेकर आऊँगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आप बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पे आप लोग लाइक और अपना प्यार ज़रूर दिया कीजिएगा। आज का जो चैप्टर है वो है एक बहुत मज़ेदार और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और इससे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी वेटेज रहता है इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। और चूँकि ये बहुत तगड़ा चैप्टर है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स और प्रूफ भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो जो मैं पढ़ाऊँ उसको आंख बंद करके मेरे पे भी एकदम पूरा विश्वास करो और चुपचाप अपने कॉपी में नोट्स बनाओ और बस मेरा नोट्स पढ़ कर जाना, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट टू बी अ टॉपर। समझ रहे हैं दोस्तों। आइए समय को बढ़ाते हैं आगे। इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सबसे पहले मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा, एक कहानी की तरह, जैसा कि मैं हर चैप्टर में करता हूँ, है ना। एकदम लो लेवल से स्टार्ट करूँगा और फिर मैं धीरे धीरे आपको देखेंगे कि जैसे जैसे क्लास बीतेगा वैसे वैसे लेवल अप होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी है क्या, है ना। कोई अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है विच मेक्स आवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल, जो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को काफ़ी सरल और अच्छा खुशहाल बनाता है। अब बोलेंगे सर कि और क्या क्या जहाँ बता सकते हैं आप। तो आप बोलिए सर कि सर अगर सोचिए सर कि इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा माइंड मेकअप करो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसमें एकदम रस जाओ, डूब जाओ। अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और सोचूं तो क्या सोचूंगा सर कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो फुल्ली किस पे डिपेंडेबल हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी पे। सोचिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो न बल्ब जलेगा, न ट्यूबलाइट जलेगा, न बड़े बड़ी मशीनरी चलेंगे कल कारखाने में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में। अगर इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो भाई गुड्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, फ़ैन नहीं चलेगा, रेफ्रिजरेटर नहीं चलेगा आपके घर में, एसी नहीं चलेगा, ठीक है ना, बड़े बड़े टरबाइन नहीं चल पाएंगे। तो समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो आप जितना देखिए, अगर मैक्सिमम अगर आप अपने सराउंडिंग में एग्जांपल लेकर देखेंगे ना, तो आपको 80% आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में। अब सोचिए कि अगर एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद हो जाए, जैसे लाइन कट जाता है, तो आप लोग क्या होते हैं सर, अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, समझ रहे हैं, तो परेशान हो जाते हैं, गर्मी से पसीना से, है ना, तरबतर हो जाते हैं। अब जैसे देखो कि जब आप मेरे इनिशियल वीडियोस को देखोगे तो उस समय क्या था, मेरे पास फैसिलिटी बहुत कम थी, जहाँ पे अगर मैं ट्यूबलाइट और जितने भी लाइट हैं जो आप देख रहे हैं कि इस स्टूडियो में, है ना, ग्लो कर रहे हैं, उसकी वजह से हीट का रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता था। तो गर्मी की वजह से मेरा पूरा शर्ट भीग जाता था पढ़ाते पढ़ाते, आधा घंटा के वीडियो लेते लेते, ठीक है ना। फ़ैन चालू कर नहीं सकते थे, क्योंकि फ़ैन चालू करेंगे तो क्या होगा, फ़ैन का आवाज़ पूरे माइक में आएगा और पूरा वीडियो ख़राब हो जाता था, ठीक है ना। तो फिर उसको रिप्लेस कर कर फिर एसी इम्प्लांट किया मैंने कि भाई एसी लगा लूँ, है ना। अब देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी लाइट ग्लो कर रहा है, मेरा रूम का टेम्परेचर बना हुआ है, किसकी बदौलत। तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत। ये सारे चीज़ चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा तो हमारा लाइफ जो एक नर्क बन जाएगा, एक हेल बन जाएगा। हम लोग आज से 100 साल 200 साल पहले का लाइफ जीना शुरू कर देंगे। बात समझ रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी लाइफ को काफ़ी ईजी एंड कंफर्टेबल बनाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज हो गया होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले
हमें सबसे पहले बोर्ड पे जो एक टर्म लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज, यहीं से चैप्टर का शुरुआत है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? तो देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है दोस्तों? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का या सब्सटेंस का, है ना। आगे पढ़िए। विच कॉजेज, जिसके कारण क्या क्रिएट होता है दोस्तों? एक एक्सपीरियंस होता है, एक फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर और अदर मैटर और अ सब्सटेंस। फिर से समझेंगे इसके डेफिनेशन को। अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे? सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो फिर से बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का और सबस्टांसेस का, जिसके कारण विच कॉजेज, मतलब जिसके कारण एक्सपीरियंस करता है फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर और सबस्टांस। जैसे समझो, है ना, कि अगर हम जानते हैं कि सर अगर ये केमिस्ट्री अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो प्रोटॉन जो होता है, एक प्रोटॉन है जो कि कैसा नेचर होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक प्रोटॉन को और उठा के ले आओ, ठीक है। अब इन दोनों को करीब में रखोगे तो तुम क्या देखोगे? चूँकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप क्या देखेंगे? सर ये जो है इस पे इधर फोर्स लगाया तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो घटना घट रही है आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या घटना घट रही है? रिपल्सन की, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। मान लो F1, यहाँ पे लगाया F1 और इधर लगाया मान लो F2, इधर लगाएगा फिर से F2। समझ रहे हैं दोस्तों? तो देख रहे हैं ना, जब दो है ना सबस्टांसेस को, एक मान लो चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, सेम चार्ज को अगर हम लोग आपस में रख रहे हैं अगल बगल, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में फिर से क्या घटना घटेगी? तो आप बोलेंगे सर रिपल्सन की घटना घटेगी। अब समझना ध्यान से कि सर अगर अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को ले लूँ और एक प्रोटॉन को ले लूँ, मैं अभी इलेक्ट्रिक चार्ज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है सर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आप क्या बोलेंगे? सर अब ये प्रोटॉन भाई साहब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मान लो F1 फोर्स से, तो ये इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मान लो किससे फोर्स से? F2 फोर्स से। समझ रहे हैं दोस्तों? कोई दिक्कत है तो आप बताइए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सर, है ना, कि ये दोनों फोर्स क्या होगा, है ना, एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, और अपोजिट जब लग रहा है लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। याद रखिए दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। अभी हम थोड़ा देर के बाद और खुलना शुरू करेंगे, अभी बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप मेरे साथ पढ़ते चलिए। और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो अगर एक पॉजिटिव लोगे तो एक डायरेक्शन क्या लोगे? निगेटिव में लोगे। तो कहने का मतलब कि सर चार्ज क्या है? तो चार्ज किसी भी सबस्टांस का या मैटर का, ठीक है ना, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। जब इस चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के करीब ले जाते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो रिपल्सन का हो सकता है, या तो यहाँ पे हम बोलेंगे सर यहाँ पे अट्रैक्शन का हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है, ये दो तरह का हो सकता है सर। एक होता है मेरा सर रिपल्सिव नेचर का, जो एक दूसरे से दूर भागेगा, और दूसरा हो सकता है सर अट्रैक्टिव फोर्सेस का, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपने देखा चार्ज के बारे में। सर हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें सर वैसा चीज़ पढ़ना है जहाँ से कोई काम का चीज़ हो, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़े, और मेरा मार्क्स जो है ना एकदम तगड़ा है, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स देखता है, ठीक है। अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आपका सब जगह तारीफ होगा, अगर मार्क्स ख़राब है दुनिया का कितना भी बढ़िया टीचर से आप कहने पर कोई वैल्यू नहीं देगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ओवरऑल मैंने कुछ कुछ बताया। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, आइए, ठीक है ना। अब यहाँ से लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं? तो पहला लिखेंगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज
और दूसरा आपको पढ़ना है निगेटिव चार्ज। मार्कर में इंक कम है, थोड़ा सा टाइम दीजिए स्टूडेंट, भर लूँ मैं। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग को पढ़ना है सर कितने तरह के टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेकंड वन इज निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ये याद रखिएगा। अब एक बात याद रखेंगे सर, कोई भी सबस्टांस जो होता है ना वो चार्ज कैसे एक्वायर कर सकता है सर। तो रब करने से भी कोई जो सबस्टांस जो होता है उस पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करता है। अब आप बोलेंगे सर रब करने से कैसे कोई सबस्टांस इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर करेगा। तो टेक इट, है ना, टेक अस एक एग्जांपल। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा ग्लास रॉड है और ये मेरा सिल्क का क्लॉथ है। तो जब हम इस ग्लास रॉड को सिल्क पे इस तरह से रब किए, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऑन रबिंग। जब हमने, है ना, ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया तो हमने क्या देखा कि बाय कन्वेंशन हमने ये देखा, ये पाया कि जो ग्लास रॉड है ना उस पर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज डेवलप किया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। और जो सिल्क का क्लॉथ था उस पर कौन सा चार्ज डेवलप किया, तो आपने क्या देख रहा है, निगेटिव चार्ज डेवलप किया। ठीक है ना। अब अगर आप देख रहे हैं कि पहले ये न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, ना इस पे था ना इस पे था। जब ये रबिंग नहीं किए थे तो ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया तो हमने क्या पाया, बाय कन्वेंशन वी फाइंड दैट, है ना, ग्लास रॉड एक्वायर्स वन काइंड ऑफ अ चार्ज and silk cloth acquires another kind of a charge. The charge acquired on glass rod is totally positive charge and the silk cloth acquired totally negative charge. ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुआ वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पे आपने चार्ज देखा कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब इस दोनों को क्या करें, एक दूसरे के करीब ले जाएंगे। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो है इसको अपने तरफ खींच रहा है, तो ये जो है इसको अपने तरफ खींच रहा है। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगा दोस्तों, तो चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, समझ गए, तो ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पे फोर्स लगा, तो यही तो चार्ज का डेफिनेशन कहता है कि चार्ज क्या है, कोई भी सबस्टांस का या मैटर का। तो ग्लास रॉड एक सबस्टांस एक मैटर है, ठीक है, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी सबस्टांस और मैटर का, है ना, जिसके कारण क्या क्रिएट होता है, विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्या क्रिएट कर रहा है दोस्तों, क्या पैदा कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर फोर्स हो रहा है, फोर्स लग रहा है। इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ लगा रहा है ग्लास रॉड पे, तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है, विच काउजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर सबस्टांस और अदर मैटर। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो अभी बस आपको जो जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ जो बोलूँ बस आप वो लिखिएगा, फालतू चीज़ आपको नहीं लिखना है। ठीक है। तो आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे हम लोग और समझेंगे चीज़ों को। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग अब बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत खूबसूरत। ये सब चीज़ जानना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। रटाफिकेशन आप कोशिश कीजिए कम से कम करें, समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप जब तक चैप्टर को समझेंगे नहीं एक एक चीज़ को, तो आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको, है ना, या अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी कभी नहीं बढ़ पाएगी। और फ्यूचर में चलकर अगर आप किसी चीज़ अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत सारा लड़का लड़की ऐसा होगा जो इसी में से नीट का तैयारी करेगा, इसी में IIT का तैयारी करेगा, तो उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। इस वजह से मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए कि हाउ अ सबस्टांस एक्वायर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। आखिर कैसे कोई सबस्टांस जो होता है सर वो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर्ड करता है, जब इसको रब्ड किया जाता है किसी अदर सबस्टांस से। तो केमिस्ट्री जब आप हमसे पढ़े हैं बेसिक फंडामेंटल में, अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत शानदार मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों। आप उसके भी प्लेलिस्ट में जाएं और वो एक एक चीज़ पहले पढ़े, जो मैंने, है ना, 7 वीडियोस आपके लिए बेसिक बना रखे, तब केमिस्ट्री पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखो, हम जानते हैं कोई भी सबस्टांस जो होता है सर वो कंपोज्ड होता है किससे, एटम से मिलकर बना होता है।
तो मान लो कि ये मेरा एटम है, तो एटम के सेंटर में भाई दो चीज़ पाया जाता है, एक तो हमारा प्रोटॉन और एक तो हमारा न्यूट्रॉन। चूँकि न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, इसलिए हम यहाँ से अभी हम हटा देते हैं, ठीक है, जबकि लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। तो न्यूट्रॉन चूँकि चार्जलेस होता है तो ओवरऑल प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है, अभी आपने पढ़ा सर प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये जो हमारे जो सेंटर में जो बैठा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर सर दो चीज़ पाया जाता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। चूँकि न्यूट्रॉन जो होता है सर ये चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ओवरऑल आप देखेंगे कि न्यूक्लियस का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होता है। अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो आप सर्कुलर पाथ देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा रखा था सर, ये जो सर्कुलर रिंग आप देख रहे हैं इसी को तो ऑर्बिट कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम पढ़े थे आप लोग, सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चूंकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा नेचर का होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। तो प्रोटॉन जो होता है सर वो टाइटली बॉन्डेड होता है टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बात समझ रहे हैं ना। और इलेक्ट्रॉन चूँकि है ना न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है ना। थोड़ा सा मैं दो ही इलेक्ट्रॉन दिखाऊं, ध्यान से समझना, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाया, ठीक है ना दोस्तों। ये रहा 4, 5, 6, 7 और ये हो गया मेरा 8, और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा। प्रोटॉन को तो पकड़ कर बैठा हुआ है कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। इस प्रोटॉन को जाने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा मजबूती से, कौन, न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, जैसे जैसे आप ऑर्बिट में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक या न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है उसको न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का, वो धीरे धीरे क्या होगा, बोलो, वीक होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन सबसे कम फोर्स कौन सा होगा, थर्ड ऑर्बिट में। तो जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होता है, ठीक है। फिर से समझना, प्रोटॉन को तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के बैठा हुआ है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, ऑर्बिट में घूमता है। चूँकि ठीक है ना, आप जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे दूर जाएंगे ना न्यूक्लियस से, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा। अब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन पे तो पहले ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लगा रहा होगा, उसको पकड़ के रखेगा, सेकंड वाले को भी पकड़ के रखेगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूर बढ़ेंगे न्यूक्लियस से ना, वैसे वैसे ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से बॉन्डिंग है वो कमज़ोर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। इस वजह से इस सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है कि क्या करने का, रिमूव करने का। ये सबसे पहले बाहरी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, फिर आप ज़्यादा एनर्जी दीजिएगा तब जाके आपका ये इनर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बात समझ रहे हैं। तो अगर आप सोचिए कि अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ कि अगर जो इंसान ठीक है न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, स्ट्रॉन्गर लगेगा। जो इंसान मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से वीकली बॉन्डेड होता है, कमज़ोर समझ रहे, वीकली बॉन्डेड, ठीक है। वीकली बॉन्डेड होने की वजह से है ना, आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि ये सेल को छोड़कर पहले निकलेगा, समझ रहे हैं दोस्तों। अब अगर मान लो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब अब मैं आपसे पूछूं कि सर न्यूक्लियस के अंदर है ना प्रोटॉन कितना था, तो आप काउंट कीजिए सर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, फिर ये 8, 10 और 1, 11। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर प्रोटॉन कितना था, तो आप बोलेंगे सर 11। फिर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेज में कितना था, तो आप बोलेंगे 11। लेकिन सर जब हमने रब किया, जैसे क्या रब किया था सर, सिल्क के क्लॉथ से हमने रब किया था आयरन के रॉड को, समझ रहे हैं ना। तो हुआ क्या, एक्चुअली में मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको फिर से लेके जा रहा हूँ ग्लास रॉड और सिल्क पे, ताकि आप इसे कोरिलेट कर पाएँ।
कुछ ये चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टार्टिंग का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो हुआ क्या चीज़, कुछ ना कुछ चार्ज आया किस पे, ग्लास रॉड पे। और आपने देखा कि ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और सिल्क के कपड़े पे कौन सा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि आखिर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, ग्लास रॉड पे निगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया। तो समझिएगा, जब आप किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से आप रब करते हैं तो होता है क्या चीज़, जो न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है रिमूव होने की, सबसे पहले ये रिमूव होगा। अब अगर सोचो कि इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो कैसे आया होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना शुरू किया होगा, एक है ना, उसके बाद फिर अगला, ऐसे करने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ठीक है ना, तो ये सिल्क के कपड़े पे गया और इस पर क्या आया, निगेटिव चार्ज आया। बात समझना, अभी इनिशियल स्टेट में जब हम लोग रब नहीं किए थे तो प्रोटॉन भी गिरा था, इलेक्ट्रॉन भी गिरा था, लेकिन जब रब किए तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। लेकिन अभी भी न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन है। और कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे सर अब तो इसके पास मात्र 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। बात समझ रहे हैं। तो जब आप, है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में, सेल में, ऑर्बिट में उतना ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। एज द टोटल नंबर ऑफ proton inside the nucleus is equal to the total number of electrons revolving around the orbit or the cell of an atom. That's why overall net positive charge equal हो जाता है net negative charge के। इस वजह से एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस केस में जितने प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, रब किया, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर आया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, इस पर निगेटिव चार्ज हुआ। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन चला गया, ट्रांसफ़र हुआ, मूव किया, है ना, तो इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ ना गया, बढ़ जाएगा ना दोस्तों। तो इस केस में देखो इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना। तो अब आप यहाँ से समझ गए सर कि जो सबस्टांस इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो सबस्टांस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर नेट नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हाउ अ सबस्टांस एक्वायर्स इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग इट विथ अनदर सबस्टांसेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चों को यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की बात करेंगे, सो प्लीज़ राइट डाउन। आइए स्टूडेंट, ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा आप लोग, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सर चार्ज का कुछ ना कुछ एसआई यूनिट होगा, तो वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है कूलम्ब, CO, है ना, COULOMB, कूलम्ब। देख लेता हूँ स्पेलिंग सही लिखे है ना यार, COULOMB, ठीक है, कूलम्ब होता है। ठीक से लिख देता हूँ, COULOMB, कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब को हम लोग दोस्तों कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप या तो कूलम्ब लिखो या तो C लिखो। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है। मापने का जो हमारा काम है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जैसे आप लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है ना, मास को आप केजी में नापते हैं, तो ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने का एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब है, जिसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो सर यहाँ से लिखते चलेंगे सर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल q। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को q से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली आप ये लिखेंगे, मैथमेटिकली, ठीक है ना, q बराबर होता है n इंटू ई। तो एक फार्मूला सबसे पहले आया, इस फार्मूला को आप अच्छे से लिखेंगे, वेयर
क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर अब तो आप पढ़ा चुके हैं, क्यू रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। एन क्या होता है दोस्तों? तो एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और ई किसको रिप्रेजेंट करता है? तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोग आराम से सारे बच्चे बढ़िया से लिखते चलें। अब नोट में कर जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो लिखते चलिए। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे -1.6 10⁻19 और कूलम। उसी तरह से दूसरा पॉइंट में लिखेंगे चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो जो मैग्नीट्यूड ये है, जो वैल्यू ये है, वही वैल्यू प्रोटॉन पे भी होगा। लेकिन फ़र्क कितना रहेगा? फ़र्क कितना रहेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तीसरा याद रखिएगा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 10⁻³ kg। और चौथा पॉइंट में आप याद रखिएगा मास ऑफ अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो 1.67 10⁻27 kg। तो एग्ज़ाम में कभी क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर कि डिड यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और नॉट। तो ठीक है, तो आप इस चारों पॉइंट को याद कर लेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आया है ना, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर भी लिख लें कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? N × E, जहाँ N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुआ थ्रू अक्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी हम सब स्टडी करेंगे है ना, बस अभी धीरे धीरे मैं टेलर आपको पिलर में खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार पिलर खड़ा हो जाए तो चैप्टर तो एकदम उड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। कोई भी चीज़ पे हाथ लगाऊंगा तो उस पर बहुत मेहनत से काम करूंगा। समझ रहे हैं दोस्तों? चूँकि मैं मेहनत करता हूँ बच्चों पे। टीचर लोग आज के डेट में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। वो आता है NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़ दिया, बच्चा आया समझ में नहीं आया, कितने बच्चों को कौन जानता है, इतना कोई डीप से नहीं पढ़ाएगा आपको। बात समझ रहे हैं दोस्तों? सो प्लीज़ इसको आप लोग लिखें ध्यान से। आइए दोस्तों, तो आज चार्ज के लास्ट पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि ना हमने शुरुआत किया इलेक्ट्रिक चार्ज से। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ चार्ज देखे कि सर 2 तरह का इलेक्ट्रिक और पॉजिटिव होता है। फिर हमने देखा कि कोई सब्सटेंस आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कैसे करता है, इसकी कहानी हुई। उसके बाद फिर मैंने बताया सर कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल C से करते हैं। नहीं, कैपिटल C हो गया कूलम का चार्ज का ऐसा यूनिट। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल q से। इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो q बराबर होता है N × E, जहाँ N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर और कंडक्टर, जो आगे मैं अच्छे से समझाऊंगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद अब हम लोग का ये 4 पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रॉपर्टीज़ है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि पहला प्रॉपर्टी क्या आपने पढ़ा था जब मैं समझा रहा था। सबसे पहला पॉइंट तो यही समझा रहा था कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज को एक जगह एक दूसरे के करीब ले जाएंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ये चार्ज इधर भागेगा, ये चार्ज इधर भागेगा। 2 निगेटिव इलेक्ट्रॉन को भी लेके आएंगे निगेटिव चार्ज के बीच में भी, तो भी रिपल्सन होगा। लेकिन जहाँ एक पॉजिटिव, जहाँ एक निगेटिव आपस में आया तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहीं से MCQ निकलता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। थोड़ा देर के लिए आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को मैंने करीब लाया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमने क्या देखा? ये इधर भागा और ये इधर भागा, तो इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है दोस्तों? रिपल्सन।
ठीक यहाँ पे एक मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, एक मैंने पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो हमने फिर क्या देखा इन दोनों के बीच में क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर फिर से रिपल्सन, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, लेकिन नहीं, दोनों नेगेटिव ले लीजिए। और तीसरा केस में सर हमने एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, ये इसको इधर खींचेगा ये इसको इधर खींचेगा, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं सर, क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, है ना। तो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव चाहे वो दोनों नेगेटिव, और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये पहला प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, अच्छे से दिमाग में एकदम रख लेना। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा में 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 - 3 तो -1 बोलोगे, -3 + 5 क्या बोलोगे, +2 बोलोगे, है ना। तो जैसे कि मैं आपको अगर समझाऊं तो ध्यान से समझना भाई, ठीक है ना, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर मान लो कि मेरे पास एक 3 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और एक मेरे पास जो है -5 कूलम का चार्ज है, तो कहता है क्या चीज़, दूसरा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज का कि कोई भी चार्ज को हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ऐड कर दो, ठीक है ना। तो +3 कूलम में -5 कूलम जोड़ोगे तो यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 कूलम, और यहाँ पे तुम देख रहे हो कि नेट निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, तो माइनस का 2 कूलम। तो इस तरह से आपने देखा कि सर नेट निगेटिव चार्ज आया 2 कूलम का। तो किसी भी, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है वो समझते हैं कि सर तीसरा प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है ना। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता ही है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप 9th में पढ़े होंगे तो क्या कहता है ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो किसी चार्ज को ना तो सर क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यह बस ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बात समझे। तो तीसरा प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट द अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन आइसो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक सम। लेकिन किस तरह के सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम। अब बहुत सारा बच्चा को तो पता नहीं होगा कि सर व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल, है ना, सराउंडिंग का कोई इफेक्ट उस चार्ज पे ना पड़े, तो क्लोज सिस्टम लीजिए, है ना। तो एक क्लोज सिस्टम समझ लीजिए, उसमें एक +Q और एक -3 कूलम रख दीजिए, ठीक है ना। समझ में आया। तो किसी भी ऐसा, कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस का इन्फ्लुएंस इनसाइड नहीं हो, उसी को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी दो चार्ज को आप अगर अलजेब्रिकली सम करते हैं तो यही तो यहाँ बोला गया, तो उसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट। जैसे आपने यहाँ देखा था -2 कूलम, ये कांस्टेंट वैल्यू। बात समझ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा तीसरा प्रॉपर्टी कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। चौथा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है सर ऑलवेज जो होता है ना, किस फॉर्म में होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब यहाँ पे इसका मतलब बहुत बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो कोई बात नहीं, आप हमसे पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सबस्टांस जो होता है ना, कोई भी सबस्टांस, समझिएगा, पढ़िएगा इसको, पहले आप पढ़िए क्या कहता है सर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। इट मीन्स अ सबस्टांस और अ बॉडी हैज़ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स में। जैसे फोटोन, 11th में जाएंगे तो आपको लाइट के बारे में जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो वहाँ कहेगा कि लाइट जो होता है ना वो बंडल ऑफ रेज तो होता ही है, लेकिन उसमें भी डिस्क्रीट पैकेट, छोटे छोटे पैकेट के थैले में बनकर लाइट आता है। समझ में आया, तब जाके वो, है ना, लाइट का रूप ले पाता है। इसी तरह से चार्ज भी जो होता है ना, कोई भी सबस्टांस के अंदर डिस्क्रीट पैकेट, छोटे छोटे पैकेट में मिलकर बनता है। समझ में, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझें तो हम कहते हैं क्या, एनी चार्ज बॉडी और अ सबस्टांस हैज़ अ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज।
क्या होता है, Q होता है, विच इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, इसके लिए फिर मैं जगह बनाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जो मैं नीचे लिखा हुआ हूँ उसी को मैं ऊपर समझाना चाह रहा हूँ। जैसे सारे बच्चे अभी तक हमसे पढ़ चुके हैं सर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है सर, N इंटू ई होता है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज निगेटिव भी होता है। ठीक है, तो नेट चार्ज या तो पॉजिटिव आएगा, नेट चार्ज या तो निगेटिव आएगा। तो हमने क्या बोला कि सर चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड होता है। यहाँ पे ये जो N है ना, यही N आपको देगा क्वांटाइजेशन का मीनिंग। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या कहता है, जैसे आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो N का वैल्यू होगा वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा। अब इंटीजर वैल्यू आप लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके ना दोस्तों, 1 2 3 है ना, 4 5 6, माइनस में जाएंगे तो -1 -2, समझ रहे हैं ना। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ N होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पॉजिटिव वैल्यू आप लीजिए, क्योंकि चार्ज पे तो माइनस होता ही है तो वो अपने माइनस आ जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों मेरी बात। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, N का वैल्यू आप रखेंगे। अगर आप N का वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका चार्ज का वैल्यू आएगा 1। देखो समझना, N की जगह पे 1 रखें, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। जब 1 से इसको गुना करोगे तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे तो यही तो चार्ज होगा। अब यहाँ से कोई लड़का बोले जरूरी थोड़ी नहीं सर कि हम N बराबर 1 लें, हम यहाँ N बराबर 2 इंटीजर तो ले सकते हैं। तो कोई भी इंटीजर रखो, लेकिन इंटीजर रखना है, पॉइंट में नहीं रखना है। N का वैल्यू कोई भी इंटीजर रखो यहाँ पे। तो अगर 2 रखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इससे गुना करोगे तो 16 दूनी 32, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। समझ रहे हो ना। अब कोई लड़का बोलेगा सर और समझाइए, भाई समझो, ठीक है ना। जब तक तुम लोग नहीं समझोगे ना तो मुझे भी तसल्ली नहीं आएगा कि मैंने आप लोग के साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर ली। इसलिए आप लोग पढ़िए आराम से। अगर कोई लड़का N के जगह पे 3 रखता है तो रखो यहाँ पे 3। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमको मालूम है सर 16 × 48 होता है ना, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻। तो इस तरह से चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड होगा। कभी भी आप किसी के पास ही नहीं बोले इधर आओ 900 ग्राम इलेक्ट्रॉन दो, है ना, 900 कूलम इलेक्ट्रॉन दो, 900 ग्राम, है ना, 750 ग्राम, ऐसे नहीं बोलेंगे। फ्रैक्शनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में कभी नहीं बोलेंगे। वो हमेशा N का वैल्यू इंटीजर ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, वेयर N इज इक्वल टू 1 2 3 होना चाहिए। और एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज आपको मालूम ही है, इसीलिए चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। वेयर है ना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N, जहाँ पे N का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है ना, समझ रहे हैं दोस्तों। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N का डिफरेंट वैल्यूज़, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ N वी गेट डिफरेंट चार्ज वैल्यूज़, ठीक है ना, समझ में आया। इसीलिए कहा गया इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए N का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का जो पहला पार्ट था आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब मैं अगला सेशन लेकर आऊँ तो आप लोग यहाँ तक एकदम कंठस्थ कर बैठना, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। अगर पीछे का चीज़ याद नहीं रहेगा तो आगे मैं जो भी समझाऊँगा आपके सर से ऊपर जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मेरे ध्यान से मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो वीडियोस पे दोस्तों अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर किया कीजिए, वीडियोस पे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं हमसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ना, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा पढ़ा दूँगा जहाँ पे आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं है, बस घर पे बैठ के पढ़ो, लेकिन ढंग से पढ़ो, प्रैक्टिस करना। इसको अगले क्लास में आप लोग याद करके आएंगे, ठीक है ना। मैं ओवरऑल रिवीजन करवाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं अगला क्लास में डायरेक्ट सेकेंड टॉपिक से स्टार्ट कर दूँगा, समझ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब ई गुरुकुल एकेडमी पे कोई वीडियोस अपलोड होगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन यूट्यूब पे चला जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।